दोस्तों, सोचिए क्या होगा अगर एक दिन अचानक से ये खबर आए कि कुछ दिनों में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। धरती पर कई सदियों बाद एक बार फिर आइस एज आने वाली है। दुनिया की कुल आबादी में से केवल 10% लोग ही जिंदा बचेंगे। अब ऐसे में लोग इस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं और अपनी जान कैसे बचाते हैं, यही सब हम देखेंगे इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका से, जहां हमें जैक हॉल को दिखाया जाता है, जो कि अपने दो और साथियों, जिनका नाम फ्रैंक और जेसन है, उनके साथ बर्फ के सैंपल इकट्ठा कर रहा होता है। जब फ्रैंक बाहर ड्रिलिंग कर रहा होता है और जैक जेसन के साथ अपने केबिन में होता है, तभी उन्हें अचानक जमीन हिलने का एहसास होता है। जब वे दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट रहा होता है, जिस वजह से वहां एक बड़ी दरार आ गई है, जिसमें कि फ्रैंक ड्रिलिंग मशीन के साथ ही गिर गया है। फिर जैक और जेसन उसे वहां से निकालते हैं। अब अगले सीन में हमें न्यू दिल्ली दिखाया जाता है, जहां यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। इसी कॉन्फ्रेंस में जैक वहां बैठे सभी को एंटार्क्टिका में हुई घटना के बारे में बता रहा होता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि अगर हमने जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग का कोई समाधान नहीं किया तो सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिस कारण समुद्र का लेवल तो बढ़ेगा ही, मगर साथ ही धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगेगा, जिस वजह से धरती एक बार फिर आइस एज में चली जाएगी। वहां बैठे एक आदमी ने जब जैक से पूछा कि हमारे पास कितना वक्त बाकी है, तब जैक उसे बताता है कि करीब 100 से 200 साल। लेकिन वहां बैठे सभी कमेटी के मेंबर्स उसकी बात को मजाक में लेकर टाल देते हैं। एक ओशनोग्राफर, जिनका नाम टेरी रेप्सन होता है, उन्हें जैक की इस बात में दिलचस्पी थी। वह जैक के साथ कॉफी पीने जाते हैं और उस घटना के बारे में और जानकारी लेते हैं। वह कहते हैं कि मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तुम्हारा अंदाजा सही है। फिर उनसे बातें करके जैक वापस अपने घर आ जाता है, जहां हमें उसका बेटा सैम दिखाया जाता है। वह जैक को बताता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए जाना है, जिसके लिए जैक उसे परमिशन देकर एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। फिर सैम अपने दो दोस्त लॉरा और साइमन के साथ प्लेन में न्यूयॉर्क आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी का मौसम अचानक बिगड़ने लगा है और एक जगह समुद्र का तापमान अचानक 13 डिग्री गिर गया है। टेरी जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके जूनियर्स उन्हें यह डेटा दिखाते हैं और कहते हैं कि अब यही चीज 4 और जगहों पर भी हुई है। टेरी जैक को कॉल करके यह सब बताते हैं और कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही हो रहा है। ग्लेशियर पिघलने से महासागरों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। फिर जैक रेप्सन के द्वारा भेजे गए डेटा को देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें टोक्यो दिखाया जाता है, जहां मौसम बिगड़ने से बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां आसमान से बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिस कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। अब जब जैक रेप्सन के द्वारा भेजे गए डेटा को स्टडी करता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होने में कम से कम 100 साल बाकी थे। इसके बाद वह टीवी पर देख रहा होता है कि लॉस एंजलस में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वहां जमीन से बहुत सारे बवंडर अपने आप बनने लग रहे हैं। जब यह तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि लॉस एंजलस पूरी तरह तबाह हो गया है। इस घटना की वजह से एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें मौसम विभाग और कुछ नासा के साइंटिस्ट भी होते हैं। जैक भी उस मीटिंग में आया होता है, क्योंकि वह भी नासा के लिए ही काम करता है। लेकिन वहां आए किसी भी आदमी को नहीं पता था कि मौसम में यह बदलाव अचानक क्यों हो रहे हैं। तभी जैक बोलता है कि मुझे कल प्रोफेसर रेप्सन का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तरी महासागरों का तापमान कल 13 डिग्री गिर गया है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोगों को विश्वास नहीं होता और वे जैक से पूछते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तब जैक उन्हें बताता है कि पूरे समुद्र में खारा पानी है, लेकिन जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वह साफ पानी भी समुद्र में मिल जाता है, जिस वजह से समुद्र के पानी में से नमक की मात्रा कम होते जा रही है और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह इन्हें यह भी बताता है कि प्रोफेसर रेप्सन के केंद्र के पास कुछ जानकारी है और वह चाहते हैं कि मैं अपने प्राचीन यंत्र में उस जानकारी को डालकर आगे के मौसम की जानकारी को प्राप्त कर सकूं, जिस तरह से उसने पिछली बार अनुमान लगाया था। लेकिन वहां जैक की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उन्हें लगता है यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह सब इस पर शोध करते हैं और इन्हें यह पता चलता है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा।
जान माल की बहुत हानि होगी। और इसीलिए जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और वह उसे बताता है कि मेरे बनाए हुए मॉडल से मुझे यह पता चला है कि 8 से 10 हफ्तों में बहुत तबाही होने वाली है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने दिल्ली में यूएन की बैठक में कहा था कि ऐसा 100 सालों तक नहीं हो सकता। जैक बोलता है कि मैं उस समय गलत था, हमें शहरों को खाली करवाना चाहिए। तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि शायद तुम इस बार भी गलत हो, हम शहरों को खाली नहीं करवा सकते, और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स 3 हेलीकॉप्टर्स में कहीं जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में एक बवंडर आ जाता है। वहां टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि हेलीकॉप्टर हवा में ही जम जाते हैं और वह आसमान से नीचे गिर जाते हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स पूरी तरह बर्फ में जम जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में, जहां पर जैक का बेटा सैम होता है, वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और पानी जमीन से भी आना शुरू हो जाता है। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और उस सुनामी में पूरे मैनहट्टन शहर में पानी पानी हो जाता है। वहां की सड़कें पानी में डूब चुकी है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैक अभी भी अपनी रिसर्च को जारी रखता है और उसे यह पता चलता है कि आने वाले समय में 3 गैगेंटिक हरिकेन आने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़े बवंडर, और ये 3 जगहों पर आएंगे, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया। और 24 घंटों में यह अपना पूरा रूप बदल लेंगे और 48 घंटों में यह कहां तक फैल जाएंगे, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। वह प्रोफेसर रेप्सन को पूरा डेटा भेजता है और वह उन्हें बताता है कि 7 से 8 दिन बाद जब यह पूरा बवंडर, पूरा तूफान खत्म होगा तो हम आइस एज में पहुंच जाएंगे। जैक प्रोफेसर को बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ क्योंकि तूफान उसी तरह बढ़ रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं बच सकता, तुम दूसरे लोगों को बचाओ। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जैक का बेटा सैम अभी भी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है और वह अपने दोस्तों और कुछ लोगों के साथ एक लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर चला गया है ताकि वह पानी से बच सके। सैम एक फोन से अपने डैड को कॉल करता है और वो उनसे पूछता है कि यह सब क्या है। उसके डैड उसे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि तूफान बहुत जल्दी वहां पर आने वाला है और हालात बहुत बदतर हो जाएगी और हवा इतनी सर्द होगी कि लोग जमकर मर जाएंगे, इसलिए तुम खुद को जितना हो सके गर्म रखना। यहाँ पर सैम अपने डैड से ज्यादा बातें नहीं कर पाता क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और वह टेलीफोन बूथ के ऊपर तक आ जाता है। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें वहां लेने आ रहा हूँ, और तभी फोन कट जाता है। अब जैक अपने बेटे को लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसका साथी बोलता है कि तुम वहां मत जाओ, अगर तुम वहां गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जैक बोलता है कि मैं पहले भी कई बार बर्फीली जगहों पर जा चुका हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि यह वैसी जगह नहीं होगी, उसकी पत्नी भी वहां पर होती है। वह जैक से न्यूयॉर्क जाकर सैम को घर वापस लाने के लिए कहती है। तभी वहां पर उसका सीनियर आता है और वह कहता है कि तुम्हें यह सारी बातें प्रशासन को समझानी होगी। जैक बोलता है कि मैं पहले कोशिश कर चुका हूँ। वो बोलता है कि तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं और वो प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। वो उन्हें समझाता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा और तूफान रुकने के बाद यहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना पिछले शीत युग यानी कि आइस एज के वक्त था। वो जैक से पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। जैक उन्हें बताता है कि हम दक्षिण में जितना दूर तक जाएंगे उतना सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछते हैं जो लोग उत्तर में फंसे हुए हैं उनका क्या। जैक बोलता है कि उनको बचाना मुश्किल है, अगर वो अपने घर पर रहकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करें तो यही उनके लिए अच्छा होगा। और ये कहकर जैक वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क के लिए जाना है। और अब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि जैसा जैक ने कहा है हम वैसे ही करेंगे। हम आर्मी को उत्तर में नहीं भेज सकते क्योंकि अगर हमने उन्हें उत्तर में भेजा तो शायद वो कभी वापस आ ही ना पाए। और जंग के दिनों में भी ऐसी रूल फॉलो होते हैं, जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है उतने लोगों की जान बचाई जाती है। और अब इन्हें लगभग आधे देश को खाली करवाना है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जैक अब न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है, जिसमें उसके साथ उसके 2 साथी जाते हैं। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि अभी भी उसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है। वहां पर कुछ देर पहले जो पानी सड़कों में भरा हुआ था वह पूरी तरह से जम चुका है और बाहर कई सारे लोग दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहां कुछ लोग फैसला करते हैं कि वे सब भी दूसरे लोगों के साथ दक्षिण की तरफ जाएंगे, लेकिन सैम बोलता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे हालात और भी खराब होंगे, ठंड और भी बढ़ जाएगी। मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं
और उन्होंने कहा है कि हमें अंदर रहकर इंतजार करना चाहिए। लेकिन वह सभी लोग सैम की बात नहीं मानते और वहां से निकल जाते हैं। मगर सैम अपने दोस्तों और कुछ लोगों के साथ वहीं रुकता है। वे लोग मिलकर किताबें चलाना शुरू करते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिलती रहे। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी में न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ी अटक जाती है। फिर वे फैसला करते हैं कि वे लोग पैदल चलकर जाएंगे और वे अपना सफर शुरू करते हैं। अब हमें सैम की दोस्त लॉरा को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत खराब होती है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी, जिस कारण वहां इन्फेक्शन हो गया है और अगर इसका इलाज नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर सैम 2 लोगों के साथ एक शिप पर दवाई लेने जाता है, जो कि पानी की वजह से तैरकर वहां आ गया था। लेकिन जब वे उस शिप के अंदर जाते हैं तभी वहां कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जो उनके पीछे उसी शिप में जाते हैं। अंदर जाकर वे सैम के एक साथी को काट लेते हैं, लेकिन वे सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि बर्फ पर अपना सफर तय कर रहा होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे सभी एक बिल्डिंग पर चल रहे हैं और तभी उस बिल्डिंग का कांच टूट जाता है, जिस वजह से वे सभी नीचे गिरने लगते हैं। मगर जैक जैसे तैसे खुद को संभालता है। अब वजन ज्यादा होने की वजह से वे लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तभी उनका एक साथी, जो कि नीचे लटक रहा था, वो बाकी दोनों को बचाने के लिए रस्सी को काट देता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी जान चली जाती है और जैक और उसका साथी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में पानी की कमी की वजह से उसका साथी बेहोश हो जाता है, जिसे कि जैक खींच कर ले जाता है। अब कुछ देर चलने के बाद जैक देखता है कि तापमान एक बार फिर बहुत तेजी से गिर रहा है, तो वो जल्दी से एक गर्म जगह ढूंढता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर अगले दिन सुबह वह अपना सफर वापस शुरू करता है और न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां जैक को वे सभी लोग बर्फ में जमे हुए भी मिलते हैं, जो कि दक्षिण की तरफ पैदल जा रहे थे। अब आखिर में जैक अपने बेटे सैम को ढूंढ ही लेता है और क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा साफ हो गया था, तो उन्हें वहां लेने हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। फिर वे सभी लोग उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं और हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।